एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम आखिर किसने नहीं सुना। हाल ही में एक क्रूज पार्टी में वो ड्रग्स लेते पकड़े गए और बस फिर क्या था, पूरे देश में ऐसे बवाल मच गया जैसे इससे बड़ी कोई खबर ही ना हो। मतलब ये था कि वो पकड़े गए हैं। अब ये तो खैर अभी साबित नहीं हुआ था कि वो ड्रग्स ले रहे थे या नहीं, लेकिन मीडिया ने इमेज एक ऐसी क्रिएट कर दी जैसे इससे बड़ा कुछ है ही नहीं और वो नशे की हालत में धुत पाए गए थे। अब जब से ये केस हुआ है तब से एक के बाद एक नए बॉलीवुड में नशेड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं कि कौन कौन नशे करता है। हालांकि बॉलीवुड में ये ड्रग्स का मामला कोई नया नहीं है और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बॉलीवुड स्टार किड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो ड्रग्स लेते पकड़े जा चुके हैं या फिर यूँ कहें कि जो ड्रग्स के एडिक्ट हैं। अनन्या पांडे। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहला नाम आता है अनन्या पांडे का। हाल ही में इन्हें एनसीबी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। एक्टर चंकी पांडे की लाडली बेटी और बॉलीवुड में नई नई एंट्री करने वाली एक्ट्रेस अनन्या पांडे पर भी ड्रग्स लेने के इल्जाम लग चुके हैं। आर्यन खान की चैट से खुलासा हुआ कि वो न केवल कुछ ड्रग्स लेती हैं, बल्कि अपने दोस्तों को ड्रग्स का इंतजाम कराने में भी मदद करती हैं। हाँ, लेकिन अब बाकियों की तरह उन्होंने भी इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इनकार कर दिया सारे आरोपों से। श्रद्धा कपूर। जी हाँ, हसीना पारकर वाली अपनी आपा भी इसमें शामिल मानी गई हैं। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर, उनका भी नाम इनमें सामने आया है। पिछले साल सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह के साथ श्रद्धा कपूर को भी ड्रग्स में समन भेजा गया था, जिससे साफ है कि शक की सुई तो उनके ऊपर भी है और शायद वो भी ड्रग्स एडिक्ट हैं। सारा अली खान। जी हाँ, नवाब पटौदी खानदान से ताल्लुक रखने वाली सारा अली खान और सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान भी ड्रग्स ले चुकी हैं। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत केस के दौरान हुए इस मामले में एनसीबी ने सारा को समन भेजा था। संजय दत्त। जब बात ड्रग्स की ही हो रही है तो हम संजय दत्त को कैसे भूल सकते हैं। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और एक्ट्रेस नरगिस के बेटे संजय दत्त तो नशे की लत में इतने डूब चुके थे कि उन्हें कई बार रिहैब सेंटर भी जाना पड़ा था। और ये आपने उनकी बायोपिक में भी देखा होगा कि कैसे वो ड्रग्स के आदी बन चुके थे। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो संजय दत्त फिल्म के सेट पर भी ड्रग्स लेकर आ जाते थे। खैर, कई वीडियोस में भी वो ड्रग्स का तो पता नहीं, लेकिन नशे में तो जरूर नजर आते थे। पर अब संजय दत्त ये सब कुछ छोड़ चुके हैं और एक आम जिंदगी जी रहे हैं। मतलब मेंटोस वाली लाइफ वो क्विट कर चुके हैं। फरदीन खान। दोस्तों, एक और लेजेंडरी एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान उस समय मीडिया के सामने आए जब उन्हें इस साल मुंबई एयरपोर्ट पर कोकीन के साथ पकड़ा गया। जी हाँ, कोकीन। ड्रग रखने के जुर्म में उन पर एनडीपीसी की धारा के तहत केस किया गया और उनका करियर बनने से पहले ही डूब गया। मतलब अपना तो डुबाया डुबाया, पिता का नाम भी खराब किया। रणबीर कपूर। दोस्तों, आखिर में है एक्टर ऋषि कपूर के बेटे और बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय रणबीर कपूर। जी हाँ, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने कॉलेज के दिनों में ड्रग्स ली थी। यही नहीं, फिल्म रॉकस्टार के कई सीन की शूटिंग भी उन्होंने नशा करके ही की थी। हाँ, लेकिन नशा उन पर हावी होता उससे पहले ही उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया और वो ड्रग्स एडिक्ट होने से बच गए। अब वो एडिक्ट होने से भले ही बच गए, लेकिन वो वाली जिंदगी भी जी चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो स्टार किड्स जिन्होंने ड्रग्स को अपना साथी बनाया था। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि वीडियोस का सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला यहाँ। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। शबाना आजमी हिंदी सिनेमा की मंझी हुई अभिनेत्री हैं, जो खुद को हर किरदार के अनुरूप सांचे में ढाल लेती। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी सफ़र में तरह तरह के रोल किए हैं, वहीं वो आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। 1974 में शबाना आज़मी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से की थी। फिल्म अंकुर के हिट होने के बाद शबाना ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ शबाना सामाजिक कार्यों में भी समान रूप से जुड़ी रहती। वह ऐसी अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत पर करीब 4 दशक तक राज किया है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई ज़बरदस्त फिल्में दी, इसलिए उनका नाम बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है।
वो हमेशा सब्जेक्टिव फिल्में करती है। उन्होंने पर्दे पर जो भी किरदार निभाए हैं और उनको जीवंत कर दिया। आइए जाने उनके जीवन से जुड़ी रोचक और अनकही बातें। शबाना का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता मशहूर शायर कैफी आज़मी थे और माँ शौकत आज़मी थी, जो एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट थी। शबाना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई क्वीन मैरी स्कूल मुंबई से की। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक किया है। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स किया है। बेमिसाल अदाकारी की मिसाल रही शबाना आज़मी। आर्ट से लेकर कमर्शियल सिनेमा पर किया। शबाना और फिल्म मेकर शेखर कपूर 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। शेखर से रिश्ता ख़त्म होने के बाद शबाना ने मशहूर गीतकार और राइटर जावेद अख्तर से निकाह कर। जावेद अख्तर शबाना से शादी करने के पहले 2 बच्चों के पिता थे। पहले से शादीशुदा गीतकार जावेद अख्तर से उनका प्यार शबाना के घर पर ही परवान चढ़ा था। उनके पिता कैफी आज़मी, जो कि एक मशहूर शायर और कवि थे, और जावेद अख्तर वहाँ उनसे कविताओं की शिक्षा लेने आया करते थे। हालांकि जावेद के शादीशुदा होने की वजह से शबाना की माँ इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन 1978 में पहली बीवी से तलाक के बाद कैफी आज़मी जावेद से बेटी की शादी के लिए तैयार हो गए। इस तरह 6 साल के लंबे रिश्ते के बाद दोनों की शादी हुई। शबाना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1974 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से की थी। अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। फिल्म अंकुर के बाद 1983 से 1985 तक लगातार 3 सालों तक उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अर्थ, खंडहर और पार जैसी फिल्मों के लिए उनके अभिनय को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अर्थ, निशांत, अंकुर, स्पर्श, मंडी, मासूम, पैस्टनजी में शबाना आज़मी ने अपने अभिनय की अमिट छाप दर्शकों पर छोड़ी। अमर अकबर एंथोनी, मैं आज़ाद हूँ, परवरिश जैसी व्यावसायिक फिल्मों में भूमिका निभाती नजर आईं। हाल ही में उन्होंने नीरजा, चॉक एंड डस्टर, जज्बा जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल का ये शेर रियल लाइफ की नरगिस पर भी मुफीद रहा है। 1 जून 1929 को ब्रिटिश शासित कलकत्ता, बंगाल में जन्मी नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था। इनके पिता थे अब्दुल राशिद और माँ जद्दन बाई भारतीय सिनेमा की अग्रणी गायिकाओं में से एक थी। बचपन में माँ के साथ कुछ फिल्मों में फातिमा राशिद ने नरगिस के नाम से कई किरदार निभाए और इस तरह फातिमा राशिद हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार नरगिस बन गई। नरगिस फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, वो डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती थी, लेकिन माँ की इच्छाओं के लिए नरगिस ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। नरगिस ने सिर्फ 6 साल की ही उम्र में ही तलाशे हक फिल्म से बाल कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया था। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नरगिस ने 1942 में महबूब खान के निर्देशन में बनी फिल्म तकदीर से अभिनय की शुरुआत की। इसके अलावा नरगिस ने महबूब खान के साथ हुमायूं, अंदाज और मदर इंडिया जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार शोमैन राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी बहुत हिट रही। इन दोनों ने पहली बार 1948 में राज कपूर के ही निर्देशन में बनी फिल्म आग में काम किया। इसके बाद दोनों ने आह, श्री 420, आशियाना, बेवफा, अनहोनी, बरसात और अंदाज जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम किया। पर्दे के साथ साथ लोगों को इन दोनों की केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी पसंद आई। दोनों का रिश्ता 9 साल तक चला, लेकिन जब राज कपूर ने अपनी पत्नी को तलाक देने से मना कर दिया
तो उसी दिन इस रिश्ते का अंत हो गया। जब सुनील दत्त फिल्मी चकाचौंध से दूर एक रेडियो स्टेशन पर बतौर रेडियो जॉकी काम कर रहे थे, तो पहली बार उनकी मुलाकात नरगिस से हुई। चूंकि नरगिस उस समय की एक स्थापित अभिनेत्री बन चुकी थी, इसलिए सुनील उनका इंटरव्यू लेते वक्त काफी असहज रहे। दूसरी बार इन दोनों की मुलाकात बिमल रॉय के निर्देशन में बन रही फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई। उन दिनों सुनील हिंदी सिनेमा में काम तलाश रहे थे और नरगिस और राज कपूर की जोड़ी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रही थी। फिल्म मदर इंडिया नरगिस और सुनील ने एक साथ काम किया। इस फिल्म में सुनील नरगिस के बेटे का किरदार निभा रहे थे। सेट पर आग लगने से नरगिस उसमें फंस गई और सुनील दत्त ने उन्हें अपनी जान पर खेल कर बचाया। दोनों में दोस्ती हुई और ये प्यार में बदल गई। 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली। मदर इंडिया के अलावा इन दोनों ने 1964 में यादें फिल्म में एक साथ काम किया। 1958 में सुनील दत्त से शादी के वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में चोटी की अभिनेत्रियों में से एक थी। उनके सितारे बुलंद थे। इसके बावजूद अपने पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए नरगिस फिल्मों में काम ना करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सिनेमा छोड़ने के बाद खाना भी बनाना सीखा। सुनील और नरगिस के 3 बच्चे संजय, नम्रता और प्रिया हुए। शादी के बाद अपने पति के सहयोग से नरगिस ने अजंता आर्ट्स कल्चर ग्रुप की स्थापना की। इस समूह में उस समय के कई जाने माने अभिनेता और गायक शामिल। यह समूह देश की अलग अलग सीमाओं पर जाकर वहां के सिपाहियों का मनोरंजन करता था। नरगिस भारतीय मंदबुद्धि और अपाहिज समाज की पहली संरक्षक बनी। इसके अलावा नरगिस ने कई समाज सुधार कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके सामाजिक योगदान और समाज सेवा को देखते हुए नरगिस को 1980 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। नरगिस बीमारी के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और कार्यकाल के पहले ही साल में उनका निधन हो गया। महबूब खान के निर्देशन में 25 अक्टूबर 1957 को रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया हिंदी सिनेमा की सबसे क्रांतिकारी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में नरगिस राधा का मुख्य किरदार निभा रही थी और इसी फिल्म से सुनील दत्त और नरगिस एक दूसरे के करीब आए। फिल्म मदर इंडिया उस समय की सबसे महंगी फिल्म रही और उसने कमाई के मामले में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। महंगाई के हिसाब से देखें तो ये फिल्म 10 करोड़ दर्शकों के साथ आज भी के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। मदर इंडिया पहली भारतीय फिल्म रही जिसे ऑस्कर में बेस्ट विदेशी भाषा की कैटेगरी में नामित किया गया। इस फिल्म की 23 अक्टूबर 1957 में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने इस फिल्म को देखा। मदर इंडिया की सफलता को देखकर इसे स्पेनिश, फ्रेंच और रूसी भाषा में भी रिलीज किया गया। यूरोपीय देशों में भी इस फिल्म ने सफलता के परचम गाड़े। वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा हिंदी सिनेमा और कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए नरगिस को देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री दिया गया। इसके अलावा नरगिस को 1958 में फिल्म मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर फीमेल, 1967 में फिल्म रात और दिन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2001 में स्टारडस्ट द्वारा नरगिस और अमिताभ बच्चन को बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ मिलेनियम अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 1958 में नरगिस को करलोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मदर इंडिया के लिए बेस्ट अभिनेत्री के तौर पर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, नरगिस के सम्मान में दिसंबर 1993 को भारतीय डाक द्वारा नरगिस की तस्वीर वाला ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया।
हिंदी सिनेमा की ये महान अभिनेत्री खाने की बहुत शौकीन थी। नरगिस को रेड वेलवेट केक, गुलाब जामुन और बंगाली मिठाइयाँ खूब पसंद थी। इस बारे में एक वाकया साझा करते हुए नरगिस की बड़ी बेटी नम्रता बताती हैं कि हमारे घर के लोग अक्सर आते जाते रहते थे। अजंता आर्ट की वर्षगांठ पर हमारे घर पूरी इंडस्ट्री से लोग आने वाले थे। इस मौके पर मम्मी ने सिगड़ी पर मटका गोश्त बनाया। मटके को चारों तरफ आटा से सील कर दिया। जब मटका खुला तो कुछ विदेशी लोगों सहित पूरी इंडस्ट्री ने मटका गोश्त का जायका लिया। नरगिस 1980 से ही अग्नाशय की कैंसर से पीड़ित थी। उनका इलाज न्यूयॉर्क के एक बड़े अस्पताल में चल रहा। फिर से भारत लौटने पर उनकी हालत और बिगड़ गई और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान नरगिस चीजों को भूलने लगी और उनको असहनीय पीड़ा होती। इस पीड़ा को देखकर डॉक्टरों ने सुनील दत्त से नरगिस को जीवन रक्षक सिस्टम से हटा लेने को कहा ताकि उनकी मौत सुगमता से हो जाए। लेकिन सुनील ने डॉक्टरों की एक ना सुनी और नरगिस की आखिरी सांस तक उनको ठीक करने के लिए लड़ते रहे। 7 मई को संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी का प्रीमियर होना था। इसे देखने की नरगिस की बहुत इच्छा थी, लेकिन फिल्म के प्रीमियर से कुछ ही दिन पहले 3 मई 1981 को 51 वर्ष की उम्र में नरगिस इस दुनिया को छोड़कर चली। 90 के दशक में करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, वक्त हमारा है, आशिक आवारा जैसी फिल्मों में काम करने वाली ममता कुलकर्णी 49 साल की हो गई। 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक मराठी परिवार में जन्मी ममता की 2 बहनें मिथिला एवं मोलिना है। ममता अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में रही। 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट से लेकर इस्लाम धर्म अपनाने तक ममता और विवादों का गहरा नाता रहा है। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म तिरंगा से की। उसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन 2000 के बाद ममता अचानक ही इंडस्ट्री से गायब हो गई। ममता कुलकर्णी ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी। विक्की जेल में बंद था, उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और दुबई जाकर बस गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी रचाई। मई 2016 में एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक दुबई की जेल में विक्की को लगा कि अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो कानून में उसकी सजा कम हो जाएगी। खबरों के मुताबिक कानून के शिकंजे से बचने के लिए विक्की ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी भी मुस्लिम बन गई थी। विक्की ने अपना नाम यूसुफ अहमद रखा और ममता ने आयशा बेगम। फिर 15 साल जेल में रहने के बाद विक्की गोस्वामी की 10 साल की सजा कम कर दी गई। विक्की ने 2013 में ममता से शादी की और वर्तमान में दोनों केनिया के मोम्बासा में रहते हैं। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा ही अफवाह बताया है। ममता के मुताबिक मैंने कभी किसी से शादी नहीं की थी और ना ही अब शादीशुदा हूं। ये सही है कि मैं विक्की से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे भी पता होगा कि अब मेरा पहला प्यार ईश्वर है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट में बतौर लीड एक्ट्रेस लिया था। शुरुआती अनबन के बाद संतोषी ममता को फिल्म से बाहर निकालना चाहते थे। खबरों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड में प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें फिल्म में रखा गया। बाद में ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया था। 1992 में फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली ममता कुलकर्णी को 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा ने स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर न्यू फेम अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद वे वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी जैसी फिल्मों में नजर आई। उनकी लास्ट रिलीज फिल्म कभी तुम कभी हम 2002 में रिलीज हुई थी। कभी अपने बोल्ड अंदाज से सुर्खियों में बटोरने वाली ममता साध्वी भी बनी।
बॉलीवुड की गलियों को छोड़ उन्होंने अध्यात्म की राह पकड़ ली। 2013 में उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज की थी। फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। दोस्तों, राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ की रेतों में कई ऐसे राज दफन होते हैं। आज आपको हम ऐसी एक राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव राजस्थान में जैसलमेर के करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव को 12वीं शताब्दी के अंतिम दौर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, लेकिन वर्ष 1825 से यहाँ कोई नहीं रहता है। इस गांव के निवासी रातों रात इस स्थान को छोड़कर कहाँ चले गए, इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि ये गांव कैसे उजड़ा। इस गांव से जुड़े इतिहास के जानकारों का कहना है कि उस दौर में राजा के सेनापति सलीम सिंह को एक पालीवाल ब्राह्मण की बेटी से प्रेम हो गया। सेनापति उस लड़की से विवाह करना चाहता था, लेकिन उस जमाने में अंतर जातीय विवाह की अनुमति नहीं थी। लेकिन सेनापति ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वे उस लड़की के साथ उसका विवाह नहीं करेंगे तो वह उनसे ऊंचा कर वसूलेगा। भविष्य में आने वाले संकट से बचने के लिए गांव वाले रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि उन्हें किसी ने जाते हुए नहीं देखा और यह भी पता नहीं कि वह कहां चले गए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जाते जाते पाली वालों ने एक श्राप दिया कि यह गांव कभी आबाद नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, आप ही ये तय करें कि ये गांव आबाद क्या इस वजह से नहीं हो पाया कि पाली वालों ने इसको श्राप दिया, या फिर कोई और दूसरी वजह है। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस पर कमेंट और लाइक ज़रूर। बॉलीवुड की चुलबुल हसीना जूही चावला के लाखों फैंस हैं, लेकिन बात जब पर्सनल लाइफ की आती है तो जूही चावला अपनी निजी ज़िंदगी की बातें मीडिया में शेयर नहीं करती। यहाँ तक कि जूही चावला ने अपनी शादी की बात भी काफ़ी समय तक छुपा कर रखी थी। आखिर जूही चावला ने अपनी शादी की बात क्यों छुपाई और कैसे खुला जूही की शादी का राज? यहाँ पर हम आपको जूही चावला की ज़िंदगी के कुछ अनकहे राज बता रहे हैं। शोहरत पाने वाली जूही चावला एक सफल अभिनेत्री और फिल्म निर्माता भी हैं। जूही चावला अपने करियर और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह मैनेज करती है। पंजाब के अंबाला में 13 नवंबर 1967 को चावला परिवार में जन्मी जूही बचपन से ही बहुत होनहार थी। जूही पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहीं और उनकी फिल्मों में आने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन उनकी किस्मत जूही को बॉलीवुड इंडस्ट्री में ले आई। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जूही ने यूं ही फेमिना मिस इंडिया के लिए फॉर्म भरा था और उनका सिलेक्शन हो गया। इतना ही नहीं, जूही ने ये कॉन्टेस्ट जीत भी लिया और इस तरह वो मिस इंडिया बन गई। इसके बाद जूही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए विदेश भी गईं और वहाँ पर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का पुरस्कार भी जीता। अब बात करते हैं जूही चावला के अभिनय के सफ़र की। इसके बाद जूही की बॉलीवुड में एंट्री हुई। जूही ने अपने करियर की शुरुआत मल्टी स्टारर फिल्म सल्तनत से की थी, लेकिन उन्हें सफलता 1988 में आमिर खान के साथ आई फिल्म क़यामत से क़यामत तक से मिली। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि जूही चावला रातों रात स्टार बन गई और उनकी गिनती उस समय हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली अभिनेत्रियों में की जाने लगी। क़यामत से क़यामत तक फिल्म को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला
जूही चावला ने प्रतिबंध, स्वर्ग, बोल राधा बोल, राजू बन गया जेंटलमैन, लुटेरे, आईना, हम है राही प्यार के, डर, साजन का घर, यस बॉस, इश्क, अर्जुन पंडित, डुप्लीकेट, भूतनाथ, गुलाब गैंग जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। इसके बाद जूही ने निर्माता बनने की ओर कदम बढ़ाया और शाहरुख खान, अजीज़ मिर्ज़ा के साथ ड्रीम्स अनलिमिटेड के बैनर तले फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका, चलते चलते जैसी फिल्मों का निर्माण किया। जूही चावला ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। जूही ने बताया कि बिजनेसमैन जय मेहता से वो करियर की शुरुआत में मिली थी, लेकिन इसके बाद कुछ समय तक दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। फिर जब एक बार फिर से दोनों की मुलाकात हुई तो जय मेहता चुलबुली जूही के दीवाने हो गए। जूही जहाँ भी जाती थी, जय वहाँ फूलों का गुलदस्ता पैच जूही जहाँ भी जाती थी, जय वहाँ फूलों का गुलदस्ता और प्यार भरे नोट्स लेकर पहुँच जाते थे। जूही ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनके जन्मदिन के समय जय मेहता ने एक ट्रक भरकर लाल गुलाब भेजे थे और इसे देखकर वो हैरान हो गई थी। लेकिन दोनों में प्यार इतना गहरा हुआ कि ये जोड़ी क्यूट नजर आने लगी। जूही चावला और उनके पति की गृहस्थी सालों से बहुत अच्छी तरह चल रही है। दोनों ने अपने रिश्ते को अपनी डेब्यू फिल्म फोर्स के बाद से ही वो हमेशा इंडिया के सबसे चहेते पुरुषों की लिस्ट में रहे। हजारों लड़कियां हमेशा उनके क्रश में रहती हैं और उनकी हॉट बॉडी की दीवानी हैं। विद्युत जामवाल को मॉडर्न बॉलीवुड का एक्शन हीरो कहा जाता है। उनकी मार्शल आर्ट और ज़बरदस्त एक्शन ने हमेशा ऑडियंस को इम्प्रेस किया है, लेकिन उनके एक्शन और बॉडी के अलावा बहुत कुछ है जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि विद्युत जामवाल के बारे में वो सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए। अपने एक्शन से सभी को हिलाकर रख देने वाले विद्युत जामवाल का जन्म 10 दिसंबर 1980 को जम्मू में हुआ था। विद्युत के पिता आर्मी में थे और उनकी मृत्यु काफी पहले ही हो गई थी। उस वक्त विद्युत की उम्र काफी कम थी। इसके बाद उनकी मम्मी का मन अध्यात्मक में रम गया और पलक्कड़ केरला में शिफ्ट हो गई। विद्युत की एक बहन भी हैं। उनकी पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल के बोर्डिंग स्कूल में हुई। ये स्कूल हिमाचल प्रदेश की दगशाई नामक जगह पर है। विद्युत की मम्मी उन्हें प्यार से सिंगू बुलाती हैं। विद्युत की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग 3 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग केरला के एक आश्रम में शुरू हुई थी जिसे उनकी मम्मी चलाती हैं। उनके पास मार्शल आर्ट्स में एक डिग्री है। विद्युत मार्शल आर्ट्स को ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में घूमे हैं और उन्होंने उन आर्टिस्ट के साथ प्रैक्टिस की जो कलातीपयत के आधार पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे। विद्युत ने लगभग 25 देशों की यात्रा की है और बहुत सारे देशों में लाइव परफॉर्म किया है। जिस तरह के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि रॉक क्लाइंबिंग उनकी पसंदीदा एक्टिविटी है। विद्युत जामवाल की शानदार बॉडी देखकर आपको लग सकता है कि वो प्रोटीन के लिए नॉनवेज और अंडे खूब लेते होंगे, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वो पूरी तरह वेजिटेरियन है। पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा ने साल 2014 में उन्हें साल का सबसे हॉट वेजिटेरियन घोषित किया था। विद्युत 2008 में एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए और फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की। विद्युत को 2011 की हिट फिल्म फोर्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस फिल्म में विष्णु का किरदार निभाने के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था और पहले ही अटेम्प्ट में उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया था। इस फिल्म में जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे। विद्युत ने 2012 में फिल्म फोर्स के लिए विद्युत ने सभी बेस्ट डेब्यू अवार्ड अपने नाम किए थे। साउथ सुपरस्टार NTR के फिल्म शक्ति से उन्हें तमिल फिल्मों में कदम रखा। फिल्म बिल्ला 2 से उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में डेब्यू किया था। उन्होंने 2012 में स्वीकार किया था कि वो टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह के साथ रिलेशनशिप में हैं। ये रिलेशनशिप तब टूटी जब मोना का एक फेक MMS वायरल हो गया। इस स्कैंडल पर उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। ये कपल 2015 में अलग हो गए। विद्युत को फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान के छोटे भाई का किरदार निभाने का ऑफर मिला था। विद्युत अपनी फिल्मों में न सिर्फ अपने सारे स्टंट खुद करते हैं बल्कि उन्हें कोरियोग्राफ भी करते हैं। वो महिलाओं के लिए कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कैंप लगाते हैं।
विद्युत को हमेशा अपने एक्शन सीन में ही देखा है और बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें 2 म्यूजिक वीडियो में फीचर किया गया है। सॉन्ग गर्ल बन गई वह उर्वशी रुटेला के साथ नजर आते हैं, जिसे नेहा कक्कड़ हनी सिंह ने गाया है। इसके अलावा दिल लगी में विद्युत हुमा कुरैशी के साथ नजर आए हैं। संजय दत्त की जिंदगी एक फिल्म की तरह ही है, जहां कई उतार चढ़ाव रहे हैं। उनकी जिंदगी में रोमांस, एक्शन, धोखा, ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड सब कुछ रहा है। संजय दत्त जब नरगिस के पेट में थे, उस वक्त उनके पिता सुनील दत्त और मां ने रेडियो पर एक ऐड दिया था, जिसके तहत लोगों से बच्चे का नाम पूछा गया था। कई नामों के बाद नरगिस को संजय नाम पसंद आया। उस वक्त नरगिस ने सोच लिया कि अगर उनके घर बेटा जन्मा तो उसका नाम वो लोग संजय ही रखेंगे। इस तरह संजय दत्त का नाम रखा गया। संजय दत्त जब जेल में थे, उस वक्त उन्हें पेपर बैग बनाने का काम दिया गया था, जिसके लिए उन्हें दिन में 50 रुपए मिला करते थे। इसके साथ ही संजू जेल के रेडियो के लिए रेडियो जॉकी का काम भी किया करते थे। सारे कैदी तो संजय दत्त से मिल नहीं पाते थे, लेकिन रेडियो के जरिए संजय दत्त उन्हें अपनी जिंदगी के रोचक किस्से सुनाया करते थे। आपको बता दें कि संजय दत्त बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं। संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले, उस वक्त उनकी कमाई 30,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी थी, जिसमें वो सारी इनकम जेल की कैंटीन में खर्च कर चुके थे। उनके पास बस 400 रुपये थे, जो उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता दत्त को जेल से बाहर आने के बाद सौंपे थे। संजय दत्त को ड्रग्स की बुरी लत थी। फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त नशे में रहा करते थे। उनकी लत इतनी ज्यादा थी कि वो शूट पर भी नशे में जाते थे। एक बार तो उन्हें मां के इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना था। नशे के बगैर वह रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने शौक्स में ड्रग्स छिपा लिए थे। उस वक्त संजय दत्त को यह एहसास नहीं था। बाद में एक इंटरव्यू में संजय ने माना कि ये बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरे साथ यात्रा कर रही मेरी बहनें भी जेल में होती। संजय दत्त को पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन सुनील दत्त का कहना था कि आगे तुम्हें जो भी करना हो करो, लेकिन तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उनका एडमिशन मुंबई कॉलेज में करवाया गया, लेकिन वो 1-2 दिन से ज़्यादा क्लास में नहीं गए। यही वो दौर था जब वो गलत संगत में पड़ गए और उन्हें हैवी ड्रग्स लेने की लत पड़ गई। जब संजू की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी, उस वक्त उनकी मां नरगिस की हालत बहुत खराब थी। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था, लेकिन वो बेटे की डेब्यू फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने सुनील दत्त से ये इच्छा जाहिर की तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया। स्ट्रेचर मंगवा लिया गया, अस्पताल के डॉक्टरों से बात कर ली गई, लेकिन फिल्म की रिलीज से 5 दिन पहले ही 3 मई को नरगिस का देहांत हो गया। जब रॉकी की स्क्रीनिंग हुई, उस वक्त सुनील दत्त ने एक कुर्सी नरगिस के लिए खाली रखी थी। संजय दत्त और टीना मुनीम की मुलाकात फिल्म रॉकी के सेट पर हुई थी। यहीं से उनका प्यार परवान चढ़ा। दोनों का रिश्ता करीब 2 साल तक चला, लेकिन संजू की ड्रग्स आदत और पॉजिटिवनेस से परेशान टीना ने संजय से रिश्ता तोड़ लिया। टीना से ब्रेकअप के बाद भी संजय दत्त उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे। टीना उस वक्त ऋषि कपूर के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। मीडिया में खबरें आ रही थी कि टीना और ऋषि का अफेयर चल रहा है। संजय ने जब ये खबर सुनी तो अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर के घर लड़ने पहुंच गए। जब ऋषि की पत्नी नीतू कपूर ने उन्हें समझाया कि ये खबर गलत है, तब जाकर संजय माने और वापस लौटे। टीना से ब्रेकअप के बाद संजय दत्त ने किमी कटकर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। किमी अपने बोल्ड रोल की वजह से सुर्खियों में रहती थी। हालांकि दोनों का अफेयर ज़्यादा लंबा नहीं चला और संजय की ड्रग्स के चलते ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। संजय दत्त की ड्रग्स की हालत बहुत बढ़ती जा रही थी। एक बार उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। वो नशे में ही वहां पहुंच गए। जब सुनील दत्त उनके सामने आए तो संजू को लगा
कि पापा के सिर पर आग लगी है। वो सुनील दत्त के ऊपर झपट पड़े और उनके सिर से आग बुझाने लगे। उस वक्त सुनील दत्त को समझ में नहीं आया कि उनके बेटे को हो क्या गया है। वो बहुत परेशान हो गए और तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा ड्रग्स लेता है। एक बार संजय दत्त जब सोकर उठे तो उनके नौकर उन्हें देखकर रोने लगे। जब संजय ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पूरे 2 दिन बाद उठे हैं। इसके बाद संजय दत्त ने शीशे में जाकर अपना चेहरा देखा और उस वक्त उन्होंने सोच लिया था कि अब बहुत हो गया, अब उन्हें ड्रग्स से पीछा छुड़ाना है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से कहा कि वो ड्रग्स से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें रिहैब सेंटर भेज दो। संजय दत्त करीब 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहे। संजय जब रिहैब सेंटर में थे उस वक्त उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी। उन्होंने संजय दत्त को बिजनेस पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। संजय को भी ये बात अच्छी लगी और रिहैब से लौटने के बाद उन्होंने ये बात अपने पिता के सामने रखी। लेकिन पिता सुनील दत्त ने कहा कि उन्हें एक बार और फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। संजय का मन तो नहीं था, लेकिन पिता की बात रखने के लिए वो वापस फिल्मों में आ गए। रिहैब सेंटर से लौटने के बाद वो ठीक ढंग से और अनुशासन से रहने लगे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना ध्यान लगाया और भारत के पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गए जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कल्चर शुरू किया। संजय ने जब बॉलीवुड में वापसी की तो उनकी बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी जो उन्हें मिली नए डायरेक्टर से, जिन्हें पूरी दुनिया आज महेश भट्ट के नाम से जानती है। फिल्म का नाम था नाम। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। संजय दत्त आज भी महेश भट्ट के शुक्रगुजार रहते हैं। वो मानते हैं कि महेश भट्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में रीलॉन्च किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही रोमांचक वीडियो पैच, ऐसे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो, मेरा नाम है उवैस पाशा और आप देख रहे हैं अखबार प्रोडक्शन। पंजाब में केजरीवाल हुए सक्रिय। पूर्व आईजी विजय प्रताप को पार्टी में किया शामिल। विजय प्रताप गोटकपुर गोलीकांड की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख थे, जिससे पंजाब की सियासत में गर्माहट तेज हो गई थी। पंजाब कांग्रेस में अंदर खाने चल रही गुटबाजी, पंजाब सरकार से दलित समुदाय का प्रतिनिधि कम होने और मुख्यमंत्री का सभी के लिए उपलब्ध न होने से एक धड़ा नाराज है, जिनमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल है। और इसी के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत सम्मान करते हैं, जिससे आप भविष्य में उनको आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगा सकते हैं। भीतरी गुटबाजी से जूझ रही पंजाब सरकार की गिरी साख से फ़ायदा उठाने को तैयार। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या पंजाब सरकार की इस गुटबाजी से आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आशा पारेख को फिल्म गूंज उठी शहनाई में काम करने का मौका मिला था, लेकिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें ये कहकर फिल्म से निकाल दिया कि उनके अंदर स्टार बनने के कोई भी गुण मौजूद नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आशा पारेख 1959 से लेकर 1973 तक इंडस्ट्री पर राज करती रही। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी। आशा को फिल्म गूंज उठी शहनाई में काम करने का मौका मिला था, लेकिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें ये कहकर फिल्म से निकाल दिया कि उनके अंदर स्टार बनने के कोई भी गुण मौजूद नहीं है। उस टीम में नासिर हुसैन भी थे। उन्हें विजय भट्ट की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद ही नासिर ने आशा को फिल्म दिल दे के देखो के लिए साइन कर लिया। यह फिल्म सुपर हिट हुई और आशा पारेख रातों रात स्टार बन गई। इस दौरान नासिर ने आशा को लगातार अपनी 6 फिल्में साइन करवाई। इनमें तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम,
फिर वही दिल ले आया हूँ वगैरह मौजूद थी। नासिर के साथ काम करते करते आशा को उनसे प्यार हो गया, लेकिन नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थी। इसके बावजूद वो उनसे शादी करना चाहती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने दिल की बात कही भी थी। उन्होंने कहा था, मैंने ज़िंदगी में बस एक ही इंसान को चाहा, मैं कभी उनका घर तोड़ना नहीं चाहती थी। यही वजह है कि मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे शादी करें, और मैं खुद भी किसी और के साथ इस रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी। हालांकि आशा की मां ने इस रिश्ते पर अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन नासिर हुसैन के परिवार इसके सख्त खिलाफ थे। इसी वजह से आशा ने आज तक शादी नहीं की। आशा पारेख ने अपने सिने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में 1952 में प्रदर्शित फिल्म आसमान से की। इस बीच निर्माता निर्देशक विमल राय एक कार्यक्रम के दौरान उनके नृत्य को देख वर्ष 1994 में प्रदर्शित ये फिल्म टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई। वर्ष 1960 में उन्हें एक बार फिर से निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में काम करने का अवसर मिला। फिल्म की सफलता ने आशा पारेख को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। इन फिल्मों की सफलता के बाद आशा पारेख निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की प्रिय अभिनेत्री बन गई और उन्होंने उन्हें अपनी कई फिल्मों में काम करने का अवसर दिया। इनमें फिर वही दिल ले आया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। आशा पारेख ने अपने करियर में नाम, दौलत और शोहरत के साथ ही लोगों के दिलों में ख़ास जगह बनाई, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और उनके मन में सुसाइड जैसे ख्याल आने लगे थे। दरअसल वो डिप्रेशन का शिकार तब हुई जब उनके पेरेंट्स का निधन हुआ था। उस वक्त आशा को इतना डिप्रेशन हो गया था कि उन्होंने डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ी थी। रेखा की अभिनय में कोई रुचि नहीं थी, परंतु बिगड़े हुए आर्थिक हालातों के चलते उन्हें स्कूल छोड़कर एक्टिंग करना पड़ी। रेखा ने 12 साल की उम्र में एक तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, जिसके 3 साल बाद उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म से हीरोइन के तौर पर शुरुआत की। रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर थी। इसमें उनके साथ विश्वजीत हीरो थे। रेखा की पहली फिल्म अनजाना सफर में एक चुंबन दृश्य था जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। फिल्म सेंसरशिप की समस्याओं में फंसकर करीब 10 साल बाद दो शिकारी नाम से रिलीज हुई। रेखा अपनी शुरुआती फिल्मों के दौरान सांवली और मोटी थीं। उनके अनुसार उन्हें अगली डकलिंग यानी बदसूरत बत्तख का बच्चा कहा जाता था। रेखा की एक सगी बहन और 6 सौतेले भाई बहन हैं, जिनके पिता जेमिनी गणेशन ही थे। रेखा हमेशा से दुनिया घूमना चाहती थी और इसी वजह से वह एयर होस्टेस बनने का सफ़र देखती थी। रेखा को मेकअप का बहुत शौक था और उनके इसी शौक के चलते उनकी एयर होस्टेस दोस्त उनके लिए विदेशों से मेकअप किट लेकर आती थी। कॉन्वेंट स्कूल में आयरिश ननों से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान रेखा नन बनना चाहती थी। करियर के शुरुआती दौर में रेखा को तेलुगु की बी और सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम करना पड़ा। रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। विनोद मेहरा, नवीन निश्चल, जितेंद्र, यश कोहली, शत्रुघ्न सिन्हा और अक्षय कुमार के साथ जुड़ चुका है। रेखा के विनोद मेहरा के साथ शादी करने की खबरें भी सामने आई, परंतु रेखा ने उन्हें सिरे से नकार दिया। रेखा का नाम संजय दत्त के साथ भी जोड़ा जा चुका है, जो उनसे 5 साल छोटे हैं। इस विषय में रेखा ने एक बार कहा कि उन्होंने संजय दत्त से दोस्ती अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए की थी। अमिताभ और रेखा एक दूसरे के बेहद करीब रहे।
अमिताभ की संगत में रेखा की शख्सियत में गजब के परिवर्तन हुए। वह अपने लुक के प्रति सजग हो गई और ज़िंदगी को देखने का उनका नज़रिया भी बदल गया। रेखा को डबिंग का भी शौक़ है। उन्होंने नीतू सिंह की आवाज़ में फिल्म याराना और स्मिता पाटिल की आवाज़ में फिल्म वारिस में डबिंग की है। रेखा को गाने का बहुत शौक़ है और उन्होंने संगीतकार और R.D. बर्मन के कहने पर फिल्म खूबसूरत में 2 गाने गुनगुनाए। रेखा के ज़बरदस्त लुक के पीछे कोई स्टाइलिश नहीं, बल्कि वह अपना लुक खुद चुनती है। रेखा समय की बहुत पाबंद है और सभी जगह अपने वक्त पर पहुंच जाती हैं। रेखा और हेमा मालिनी बहुत अच्छी दोस्त हैं। रेखा हेमा मालिनी के स्पीड डायल पर है। रेखा ऐसी पहली हीरोइन थी जिन्होंने जिम जाना शुरू किया था। रेखा ने जिम में बेसिक एक्सरसाइज से शुरुआत की थी। वे योग में भी माहिर। 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में जन्मी स्मिता पाटिल वह नाम है जिसे हिंदी सिनेमा कभी नहीं भूल पाएगा। सिर्फ 10 सालों में इस एक्ट्रेस ने जिस तरह इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए थे, उससे बड़े बड़े सितारे डरने लगे थे। लेकिन शायद स्मिता की स्टारडम और ज़िंदगी की जर्नी छोटी ही तय थी। चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ ख़ास बातें। स्मिता पाटिल के करियर की शुरुआत बतौर न्यूज़ रीडर हुई थी। साल 1970 में उन्होंने दूरदर्शन के लिए एंकर के रूप में कार्य करना शुरू किया था। 1974 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद स्मिता पाटिल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये उनकी दमदार एक्टिंग का ही कमाल था कि वह कुछ ही सालों में न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी सिनेमा का भी नामी चेहरा बन गई थी। महज 10 साल के करियर में उन्होंने करीब 80 फिल्में की, जिनमें से ज़्यादातर हिट रहीं। वहीं साल 1980 में फिल्म चक्र ने उन्हें यह अवार्ड दिलाया। साल 1985 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। स्मिता पाटिल जितनी अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, उतना ही चर्चित उनका निजी जीवन रहा। शादीशुदा राज बब्बर के साथ रिश्ते की बात जब सामने आई तो स्मिता को चारों ओर से आलोचना झेलनी पड़ी। राज बब्बर स्मिता के लिए अपनी पत्नी नादिरा और बच्चों तक को छोड़ आए थे। राज और स्मिता लिव इन में रहे और फिर शादी कर ली। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। इसके बाद वह घर आ गईं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। कुछ दिनों में ही उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां एक एक कर उनके सारे अंग फेल होने लगे और अंत में 13 दिसंबर 1986 को उनका महज 31 साल की उम्र में निधन हो गया। स्मिता की मौत के बाद उनका सुहागिनों की तरह मेकअप किया गया था और लिबास भी ऐसे ही पहनाए गए। उनके पार्थिव शरीर का मेकअप करने वाले मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे स्मिता ने मौत से पहले ही ये इच्छा जाहिर की थी कि वह जब मर जाएं तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार किया जाए, कि वह चाहती हैं कि दीपक उनका भी ऐसे ही मेकअप करे। दीपक सावंत ने ऐसा करने से ये कहते हुए मना कर दिया था कि उनके लिए ऐसा करना किसी मुर्दे का मेकअप करने जैसा होगा। उन्हें क्या पता था कि ये शब्द सच होंगे और उन्हें ही आखिरी बार स्मिता को सुहागन के रूप में मेकअप कर सजाना। 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में जन्मी तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। तब्बू ने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म हम नौजवां से की थी। हालांकि बतौर लीड एक्ट्रेस उन्हें पहचान अजय देवगन के साथ आई फिल्म विजयपथ से मिली। 80 और 90 के दशक की एक्ट्रेस फरहानाज तब्बू की बड़ी बहन है। कुछ साल पहले तब्बू ने खुलासा करते हुए बताया था कि वह अजय देवगन की वजह से आज भी सिंगल हैं। बता दें कि अजय देवगन और तब्बू कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं।
वैसे अपने 35 साल लंबे करियर में तब्बू ने कभी खुद से 30 साल बड़े एक्टर के साथ रोमांस तो कभी 10 साल छोटे एक्टर की माँ का रोल भी निभा चुकी है। एक इंटरव्यू में तब्बू ने कहा था, अजय देवगन और मैं एक दूसरे को 26 साल से जानते हैं। वो मेरे कज़िन समीर आर्या के पड़ोसी हैं और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। अजय मेरी ज़िंदगी में तब से हैं जब से मैंने करियर में बढ़ना शुरू किया और उन्होंने ही हमारे रिश्ते की नींव रखी थी। हम दोनों आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब्बू के मुताबिक उन दिनों समीर और अजय मेरी निगरानी करते थे और मुझे हर जगह फॉलो किया करते थे। यहाँ तक कि जब भी कोई लड़का मुझसे बात करने आता तो दोनों उसको पीटने की धमकी तक दे देते। दोनों काफ़ी बदमाश थे और अगर आज मैं सिंगल हूँ तो सिर्फ अजय देवगन की वजह से ही हूँ। फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से तब्बू बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में देवानंद की फिल्म हम नौजवां में काम किया था। तब्बू को लॉन्च करने का क्रेडिट देवानंद को जाता है। उन्होंने इस फिल्म में अपनी बेटी के रूप में तब्बू को लॉन्च किया था। इस फिल्म में 14 साल की छोटी सी उम्र में तब्बू ने एक रेप विक्टिम का किरदार निभाया था। तब्बू वेटरन एक्ट्रेस शबाना आज़मी और बाबा आज़मी की भतीजी हैं। 2007 में अमिताभ बच्चन के साथ तब्बू की फिल्म चीनी कम आई थी। इस फिल्म में तब्बू ने एक 34 साल की महिला का किरदार निभाया था जिसे 64 साल के बुजुर्ग यानी अमिताभ बच्चन से प्यार हो जाता है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तारीफ़ें मिली। 2014 में आई फिल्म हैदर में तब्बू ने अपने से 10 साल छोटे एक्टर शाहिद कपूर की मां का किरदार निभाया। तब्बू को शाहिद की मां के किरदार में देखकर काफ़ी लोगों ने हैरानी जताई। ये फिल्म शेक्सपियर के मशहूर नावल हैमलेट पर बनी थी जिसमें तब्बू के रोल को खूब वाहवाही मिली। डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला को डेट कर चुकी तब्बू का नाम साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन से जुड़ चुका है। इनके अफेयर ने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो पाए। नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। अपने रिश्ते का कोई भविष्य ना देखते हुए बाद में तब्बू नागार्जुन से अलग हो गई। तब्बू ने विजयपथ, माचिस, विरासत, हू तू तू, अस्तित्व, चांदनी बार, मकबूल, चीनी कम, द नेम सेक, हैदर और दृश्यम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी तब्बू बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके नाम कई रिकॉर्ड अवार्ड्स हैं। उन्हें फिल्म फेयर में अब तक 4 बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू और बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 2 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे पहली हीरोइन की जिनका नाम है देविका रानी। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कहा जाता है। जिस दौर में महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, देविका फिल्म नायिका बनकर समाज के लिए नायक बन गई। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कहा जाता है। वह 30 मार्च 1908 को जन्मी थी। 9 मार्च 1994 को देविका रानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। देविका रानी चौधरी का जन्म आंध्र प्रदेश के वाल्टियर नगर में हुआ था। उनके पिता कर्नल M.N. चौधरी समृद्ध बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिन्हें बाद में भारत के प्रथम सर्जन जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। देविका रानी तब 9 साल की थी जब पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका भारत इस निश्चय के साथ लौटी कि वो अपना करियर फिल्मों में बनाएंगी। देविका रानी ने रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय की विधिवत पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने वास्तुकला में डिप्लोमा भी किया था।
देविका रानी की मुलाकात फिल्म निर्माता ब्रूस वुल्फ से हुई। ब्रूस देविका की वास्तुकला के हुनर को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने देविका को बतौर डिज़ाइन नियुक्त कर लिया। इसी बीच उनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्माता हिमांशु रॉय से हुई। हिमांशु देविका की खूबसूरती पर मुग्ध हो गए और साल 1933 में अपनी फिल्म कर्म में काम देने की पेशकश की, जिसे देविका ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस फिल्म में देविका के हीरो हिमांशु रॉय ही बने। ये किसी भारतीय के हाथों बनी पहली अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म थी। इसमें पहली बार 4 मिनट का चुंबन दृश्य दिखाया गया, जिसके बाद देविका की काफ़ी आलोचना हुई और फिल्म को प्रतिबंधित भी कर दिया गया। इसके बाद हिमांशु ने देविका से शादी कर ली और मुंबई आ गए। उनकी दिग्गज फिल्मों में 1936 में आई अछूत कन्या, 1937 में आई जीवन प्रभात और 1939 में आई दुर्गा शामिल है। देविका ने पति के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज नाम का स्टूडियो बनाया, जिसके बैनर तले कई सुपरहिट फिल्में आई। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला में लाने का श्रेय देविका को ही दिया जाता है। पति की मौत और बॉम्बे टॉकीज को छोड़ने के बाद देविका रानी लगभग टूट सी गई थी। इस बीच उनकी मुलाकात रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिक से हुई। बाद में देविका रानी ने उनसे विवाह कर लिया और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। फिल्म इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए भारत सरकार ने साल 1969 में जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की तो इसकी सर्वप्रथम विजेता देविका रानी बनी। देविका फिल्म इंडस्ट्री की प्रथम महिला बनी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसे ही रोचक जानकारी देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल अखबार प्रोडक्शन। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो बॉलीवुड के मशहूर सितारे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो एक फ़िल्म के कितना चार्ज करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार एक फ़िल्म के 120 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वहीं सलमान खान एक फ़िल्म के 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और आमिर खान, जिनकी एक्टिंग से हम बखूबी वाकिफ़ हैं, वो एक फ़िल्म के 90 करोड़ चार्ज करते हैं। वहीं चौथे नंबर पर हैं शाहरुख खान, जो एक फ़िल्म के 80 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और ऋतिक रोशन एक फ़िल्म के 60 करोड़ चार्ज करते हैं। वहीं अजय देवगन एक फ़िल्म के 45 करोड़ चार्ज करते हैं। वहीं 7वें नंबर पर आते हैं शाहिद कपूर। शाहिद कपूर एक फ़िल्म के 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हमारे यंग स्टार टाइगर श्रॉफ एक फ़िल्म के 30 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वहीं अगला नाम वरुण धवन का है। वरुण धवन की फिल्मिक टाइमिंग से तो हम सब वाकिफ़ हैं। तो वरुण धवन एक फ़िल्म के 25 करोड़ चार्ज करते हैं। लिस्ट में अगला नाम रणबीर कपूर का है। तो रणबीर कपूर एक फ़िल्म के 25 करोड़ चार्ज करते हैं। वहीं अगला नाम अमिताभ बच्चन का है। तो अमिताभ बच्चन एक फ़िल्म के 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। लिस्ट में अगला नाम रणवीर सिंह का है। तो रणवीर सिंह एक फ़िल्म के 15 करोड़ चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के उन एक्टर्स की लिस्ट जो अपनी फ़िल्मों के लिए एक मोटा अमाउंट साइन करते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आप अपने पसंदीदा कलाकारों को एक्टिंग करते हुए पर्दे पर देखते हैं, पर शायद ही आपको पता होगा कि आपके चहेते कलाकार जिन्हें आप बड़े पर्दे पर एक्शन करते देखते हैं, वे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बहुत पहले से ही फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। बात चाहे आमिर खान की हो, संजय दत्त की हो, ऋतिक रोशन की हो या फिर ऋषि कपूर की हो, ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया है। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे तमाम एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने बचपन में कई फिल्मों में किरदार किया है।
तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आमिर खान की। तो आमिर खान अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में पहली बार चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में दिखे थे, जो 1973 में बनी थी। दूसरा नाम संजय दत्त का है, जो 1972 में बनी फिल्म रेशमा और शेरा में एक बाल कव्वाली गायक के रूप में दिखे थे, जिसमें उनके पिता ने अभिनय किया है। और तीसरा नाम ऋतिक रोशन का है। ऋतिक रोशन पहली बार फिल्म भगवान दादा में एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे, जो 1980 में बनी थी। और चौथा नाम ऋषि कपूर का है। ऋषि कपूर ने अपने पिता की 1970 के फिल्म मेरा नाम जोकर में एक बच्चे की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। पांचवा नाम अजय देवगन का है। अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्यारी बहना में एक किरदार निभाया है और फिल्म में मास्टर छोटू के रूप में उन्हें श्रेय दिया गया। तो दोस्तों ये थे आपके चहेते कलाकार जिन्होंने बचपन में कई फिल्मों में काम किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अपने स्टार्स के बारे में अनसुनी तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।